अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, आई होप सो ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी इसकी, आप फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं बच्चे ये चीज़। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है कि मतलब आप किसी चीज़ पे, मतलब सपोज करें कि मेरे पास ये मार्कर है, यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, या यूं कह लें लूज पॉइंट है ये इसका। अब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाई की मैंने, ये था, ठीक है, लिवर, और इसको मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई की। अब ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे आपने गाड़ी की स्टेयरिंग देखा है, बीच सेंट्रल पॉइंट से वो फिक्स होता है, गोल दायरा बना होता है। आप फोर्स सेंटर से लगाते हैं या साइड से लगाते हैं? बिल्कुल साइड से लगाते हैं। ठीक है, स्टेयरिंग को इधर साइड से पकड़ते हैं और फिर हम इधर से फोर्स लगाते हैं तो स्टेयरिंग हमारा घूमता है। ठीक है, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ये क्या कहलाता है? टॉर्क। बस ये आइडिया देना था। दूसरा ये कि एक पॉइंट आपका उसमें फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से हम नहीं घुमा सकते। आपको पता है ना, ये पॉइंट जो फिक्स है स्टेयरिंग का, सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे आपका हॉर्न लगा होता है, ठीक है, इस पॉइंट को आप पकड़ के नहीं घुमाते। आप कहाँ से घुमाते हो? इस वाले पॉइंट से। ठीक है, इसको पकड़ के आप घुमाते हो। ठीक है, सो हमारे पास ये पॉइंट मूवेबल नहीं होता, ये वाला मूवेबल होता है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द हमारा वो पूरा रॉड जो कह लें या लिवर कह लें या स्टेयरिंग का व्हील कह लें, जो घूमता है, फोर्स आप कहाँ लगाते हैं बच्चे? इधर लगाते हैं। ठीक है, यूं अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और जो है ये घूमता है। सपोज करें फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो ये इस तरफ घूमेगा। ठीक है, अब जिस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है ना, उस पॉइंट के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस में जो वर्ड यूज होगा वो अबाउट का यूज होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अबाउट पॉइंट, अबाउट द पॉइंट अगर कहेंगे तो वो पॉइंट है जो फिक्स है, जिसके इर्द गिर्द, ठीक है, जिसके गिर्द फोर्स लग रही है या घूम रहा है, घूम रहा है लिवर। ठीक है, जो लिवर है या रॉड है, जिस पॉइंट के गिर्द अगर वो घूम रहा है, उस पॉइंट को अबाउट द पॉइंट कह रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स लगे, तो उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चंस में निशानी बता रही हूं, एट द पॉइंट। ठीक है, एट द पॉइंट का वर्ड यूज होगा, तो हमने क्या यूज करना है? वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। और अगर अबाउट द पॉइंट है तो वो वाला पॉइंट है जिसके गिर्द वो चीज घूम रही है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये आपको चीजें क्लियर करनी थी मैंने, कुछ वर्डिंग इसकी। और दूसरा आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला आपके पास टॉर्क का होता है आर क्रॉस एफ का फॉर्मूला। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर एंड एफ का, और ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो हर वो टॉपिक के एंड पे जरूर कोई ना कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन देते हैं। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो किसी भी वर्क डन के लिए आप डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और किसी भी टर्निंग इफेक्ट या इस तरह से घूमने वाले इफेक्ट के लिए, जिसको टॉर्क कहते हैं आप, उसके लिए हम आर क्रॉस एफ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। सो अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैम कैसे ड्राइव किया, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रही। ठीक है, सो अभी आपने टू द पॉइंट चीज़ें याद रखनी है। इसको टॉर्क भी कह सकते हैं, यहाँ पे वो मोमेंट ऑफ फोर्स एम वाला वेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको मैं बोल्ड करके लिख रही हूँ या इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा लें। तो टॉर्क का सिंबल ये होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में जो यूज हुआ है वो मोमेंट ऑफ फोर्स का वर्ड यूज हुआ है, तो उसके लिए वो एम वेक्टर शो कर रहे हैं। अगर टॉर्क का वो यूज करते तो टॉर्क का ये वाला सिंबल होता है उसका वेक्टर। ठीक है, तो वो आपका आर क्रॉस एफ के बराबर है। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, उसका टॉर्क के दो नाम है, टॉर्क भी कहते हैं इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, एक चीज और, एफ तो बता दिया था मैंने। यहां से आर क्या है बच्चे? आर है इधर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला। ठीक है, और ये वेक्टर
जो है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वेक्टर है वो आर वेक्टर कहलाता है। उसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है इसकी कितनी लंबी रॉड है, ठीक है। और वेक्टर ये बता रहा है कि ये पॉइंट फिक्स है और आपका फोर्स इस तरफ से अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये चीज हमारी क्लियर हो गई, आई होप सो। आर निकालने के लिए आपका अगर ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो आर वेक्टर आपका बराबर होगा पी से क्यू तक का वेक्टर के बराबर होगा। आर अगर आपका उस डायरेक्शन में, ठीक है, उधर जा रहा है, तो आर वेक्टर आपका पी क्यू वेक्टर के बराबर है। पी क्यू वेक्टर आर वेक्टर होता है, ठीक है। सो हमारे पास अब ये सब चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो। उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। हमें एम फाइंड करना है, तो एम क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। सो वी नो, हम कह देंगे, हमें पता है फॉर्मूला आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। अब फोर्स हमें गिवन है, हियर लिख दें गिवन जो चीजें हैं। एफ आपके पास गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 7k हैट, ठीक है। अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट आप याद रखें इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। अबाउट को मैं दोबारा बता देती हूँ। अबाउट वर्ड का अगर मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। एंड एट वर्ड का मतलब क्या है, फाइनल पॉइंट। फिर से ही बता दूं कि अबाउट वो वाला पॉइंट जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो पॉइंट जिसपे फोर्स लग रही है वो एट वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना। अक्सर बच्चे वर्डिंग नहीं पता होती, सोल्यूशन पता चल जाता है, देन जब सॉल्व खुद करने जाते हैं देन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कैसे सॉल्व करना था, इसमें से इसको माइनस करना है या इसमें से इसको माइनस करना है, कैसे पता चलेगा। सो याद रखिएगा, अबाउट वाला इनिशियल पॉइंट और एट वाला फाइनल पॉइंट। तो अबाउट द पॉइंट कौन सा है हमारा, 1 2 3। अच्छा, इसको मैं ओ भी कह सकती हूँ, आप ओरिजिन कहना चाहें, ठीक है, ओ कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं, जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। पी में कह देती हूँ, इनिशियल पॉइंट गिवन हमारे पास है अबाउट वाला पी, वो क्या है 1 2 3, ठीक है। और फाइनल पॉइंट हमें गिवन है क्यू वाला, क्यू नाम दे दे, कोई भी नाम दे दे, वो एट द पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट, वो क्या है -1 2 0, ओके। सो आर निकालने के लिए आपने क्या निकालना है, पी से क्यू तक का पॉइंट, पी इनिशियल क्यू फाइनल, तो पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो आर इस तरह निकलेगा, और आपको पता है आर का वेक्टर किसके बराबर होता है, ओ क्यू में से पी माइनस होता है, तो क्यू में से पी माइनस होगा। इसको आप आईजे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप इसको एज इट इज रहने दें, मसला नहीं है। मैं इसको आई जे के की डायरेक्ट यहाँ पे लिखने लगी हूँ, तो क्यू में से पी माइनस हो जाता है, ओ क्यू माइनस ओपी होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने लगी हूँ मैं। वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, माइनस आई, क्यू पहले आ रहा है ना, तो माइनस आई प्लस 2j प्लस 0k हैट, और माइनस हो रहा है ओपी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3 का k, ठीक है। सो हमारे पास ये माइनस आई कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, माइनस आई कितना हो जाएगा, -2i प्लस 2j, और -2j कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2j और ये माइनस वाला 2j आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 0 माइनस का 3k, तो -3k रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसको आप खोल के एक दफा एक स्टेप और कर ले, मैं उस स्टेप को बचाना चाह रही थी, तो आप दोबारा से इस चीज को देख सकते हैं। ये आपका आर वेक्टर आ गया। आर वेक्टर क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमें ये फाइंड करना था, ठीक है। अब आपके पास फोर्स भी है और आर वेक्टर भी है, तो आप क्या मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, कह लें आप इसको इक्वेशन 1, दिस देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एम आपका किसके बराबर है बच्चे, आर क्रॉस एफ के। तो आर और एफ का आपने क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई जे के, ठीक है। अब आपको पता है बच्चे एम किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ के। आर पहले आ रहा है, एफ बाद में आ रहा है, तो पहले वाली की वैल्यूज पहले लिखते हैं, ठीक है। तो -2 जे है क्या, नहीं है, जे नहीं है तो 0, के है -3, ठीक है। इसी तरह से एफ की वैल्यू लिख लेंगे 2 3 और 7, ये आ गई यहाँ की वैल्यूज। अब जो आंसर आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा, और वो आंसर किसका होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का, ठीक है। तो आप ये लाइन दोबारा भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन 1 में मैंने लिखा हुआ था इसलिए इसको रिपीट नहीं किया इधर मैंने, ठीक है। आप ये चीज बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं पे कि m = r क्रॉस f, और बाद में ये स्टेप कर लें, ओके। अब आपके पास आ जाएगा आई हैट
ये मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, 0 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 माइनस जे हैट 2 7 ज़ा 14 2 3 ज़ा 6 प्लस का 6 हो जाएगा एंड के हैट आपका आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस का एंड 0। लेट मी चेक, ये आ जाएगा 0 एंड प्लस 9 2 7 14 2 3 6, ठीक है, और 2 3 6 एंड 0। ओके, अब आपके पास आ जाएगा 9 आए माइनस, अच्छा ये 14 में से 6 गए, 8 आ जाता है, माइनस का 8 आ जाता है, ठीक है, और माइनस 8 और माइनस प्लस का 8 जे है, ठीक है, और ये माइनस 6 के है। ये आपका वेक्टर आ गया। लेकिन क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या हमें वेक्टर चाहिए था या उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था? तो उन्होंने कहा था फाइंड द, अच्छा मैंने यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। उन्होंने मोमेंट ऑफ फोर्स ही पूछा था बच्चे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है आपके पास होती तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप बुक में आंसर देखें ना तो वो एक स्केलर क्वांटिटी निकली हुई है। मतलब क्या है कि इसका उन्होंने क्या फाइंड किया हुआ है, मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में जिक्र नहीं था, मैंने बुक से दोबारा कंफर्म किया बच्चे, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ही लिखा हुआ है खाली। अगर वो लिखते फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, या लेंथ ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अगर लिखते, इस तरह की वर्डिंग यूज करते, देन हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते। क्वेश्चन के मुताबिक आपका आंसर यही बनता है, लेकिन बुक वाला जो आंसर है वो मैग्नीट्यूड निकाली हुई है उन्होंने इसकी। सो हम भी निकाल लेते हैं, क्या हर्ज है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, बुक में जो सवाल में पूछा गया उसी का जवाब देना। मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा था तो वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उन्होंने एक स्केलर क्वांटिटी दी हुई है आंसर में जो कि मैग्नीट्यूड की होती है। सो वही पूछिए जो जिसका आंसर दिया हुआ है, बेहतर होगा। खैर ये मिस्टेक्स हैं बुक में इस दफा बहुत ज्यादा, पिछली दफा भी थी, पिछले साल भी थी, इस दफा रिफाइन होके आई है बुक, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हैं इसमें। सो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 9 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड माइनस 6 का स्क्वायर होल अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम। तो इसको जरा आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 9 स्क्वायर हो गया 81 प्लस 64 प्लस 36 181 स्क्वायर रूट। सो दिस इज द फाइनल आंसर जो आपको बुक में गिवन है, 181 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, एम का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया था क्वेश्चन में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। खैर हमारा आंसर क्या निकल आया, स्क्वायर रूट ऑफ 181, ठीक है, और यही हमारा पीछे बुक में भी आंसर है। उम्मीद आपको ये समझ आई होगी। लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 क्या कह रहा है कि टू फोर्सेस आर अप्लाइड एट द सेम पॉइंट। एक पॉइंट है जो हमारा क्यू पॉइंट होता है फिगर के लिहाज से, ठीक है, फिगर भी बना लेते हैं। ये हमारा पी पॉइंट था, ये हमारा क्यू पॉइंट था, इसके ऊपर हमारी फोर्स लग रही होती है, ठीक है, और हमारा ये इनिशियल ये फाइनल पॉइंट, और दिस इज आर, ठीक है। सो हमारे पास टू फोर्सेस अब अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इस क्यू पॉइंट पे अब वो क्या कह रहे हैं, दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स हो रही है F1 अप्लाई, दूसरी फोर्स हो रही है, सपोज करें ये F1 है और ये एक और फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मैं, इसको नीचे से अप्लाई कर देते हैं, ये F2 फोर्स है। ये दोनों ही फोर्सेस इसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंकरेंट फोर्सेस कहा था, तो मतलब जिनकी जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, या यूं कह रहे डायरेक्शन सेम है जिनकी। सो दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, जो फाइनल पॉइंट है आपका, क्यों है फाइनल, देखें एट द पॉइंट, ठीक है। तो एट द पॉइंट दिस, फाइंड द मोमेंट ऑफ दीज कंकरेंट फोर्सेस अबाउट 0 0 0, मतलब पी पॉइंट आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है, 0 0 0 वाला पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, और फाइनल पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 -2 और 4, ठीक है। इस पॉइंट पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारी एक ही फोर्स अप्लाई हो रही थी, तो हमने उसको एक ही फोर्स के तौर पे लिया था। सो हमारे यहाँ पे टोटल फोर्स हम लेंगे, जो दोनों फोर्सेस एक पॉइंट पे अप्लाई हो रही है ना, तो टोटल कितना बनेगा वो देखेंगे। टोटल फोर्स जो F है वो हमारी F1 और F2 का सम होगी। सो F हमारे पास क्या बन जाएगी, टोटल फोर्स F आपके 2 आए और 3 आए, दोनों का प्लस डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है। आप लोग पहले F1 F2 की वैल्यू लिख के फिर प्लस कर सकते हैं, आपकी मर्जी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 + 3 5 आए, माइनस जे प्लस का 4, -1 + 4 क्या होता है बच्चे, +3j, और प्लस का 3 और माइनस का 2 प्लस का k है, ठीक है। सो ये हमने फोर्सेस की वैल्यू निकाल ली, उनके सम की, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, 2 + 3 5, 4 - 1 3,
3 माइनस 2 1 प्लस हो रहा है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं कैलकुलेट, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। सो हमारी ये आ गई फोर्स, ओके, फाइनल फोर्स। और आर आपको नहीं दिया हुआ लेकिन दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट, ठीक है। सो इनिशियल पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है बच्चे, 0 0 0 ओरिजिन, ठीक है। इसको आप पी भी कह सकते हैं, कहना चाहिए, चले वही पी कह देते हैं। पी आपको क्या दिया हुआ है 0 0 0 एंड क्यू आपको क्या दिया हुआ है 1 एट द पॉइंट वाला 1 माइनस 2 एंड 4। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। सो आर आपके पास है पी क्यू वेक्टर, क्यू में से पी माइनस, ठीक है। तो क्यू वाला वेक्टर मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, बहुत दफा हम इसको खोल के लिख चुके हैं। माइनस 2j प्लस 4k में से माइनस हो जाएगा पी का वेक्टर जो कि 0i 0j और 0k है, ठीक है। माइनस के साथ साइन चेंज, 0 ही माइनस हो रहे हैं इनके साथ, तो ये वेक्टर अनचेंज रहेगा, ठीक है। इसको मैंने आपको इस दफा तो सॉल्व करके दिखा दिया है, लेकिन आप याद रखें कि जब भी इनिशियल पॉइंट 0 0 0 होता है तो फाइनल पॉइंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना i माइनस 2j प्लस 4k, यही आपका वेक्टर बनेगा ओवरऑल, ठीक है। तो क्योंकि इनिशियल पॉइंट 0 0 0 है तो माइनस करने के लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, इसलिए मैंने खोल के दिख के भी दिखा दिया, जीरो ही वैल्यूज है, तो ये एज इट इज रहेगा। फाइनल वेक्टर ही आपका आर वेक्टर होता है, ठीक है। फाइनल पॉइंट से ही आप आर वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर आप ये कर लेंगे वैसे एग्जामिनर खुश हो जाएगा थोड़ा सा, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चले, सो देयरफॉर m जो वैल्यू होती है r क्रॉस f की वैल्यू होती है, ठीक है। और r आपके पास इस तरह आ जाएगा, r क्रॉस f i j के r के जो कंपोनेंट्स है क्या है 1 माइनस 2 एंड 4, 1 माइनस 2 एंड 4 आ जाएंगी। j सॉरी f के कंपोनेंट्स क्या है 5 3 एंड 1, 5 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी आपका मोमेंट ऑफ फोर्स ही पूछा गया है, ये जरा जहन में रखिएगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ही कहा हुआ है इन लोगों ने। तो मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमारा आंसर एक वेक्टर आएगा। इस क्वेश्चन का पार्ट में भी उन्होंने आंसर स्केलर में दिया हुआ है, तो मतलब हम उसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे पिछले वाले पार्ट की ही तरह सेम। तो आई डोंट नो ये क्यों करता है इस बुक में ऐसा। तो आई आपके पास आ जाएगा माइनस 2 3 4 12, माइनस j हैट आ जाएगा 1 माइनस 4 5 20, ठीक है। एंड k हैट आ जाएगा आपके पास 3 एंड 5 2 10, 13 k हैट, ठीक है। माइनस का 19 इंटू माइनस प्लस 19 j हैट एंड ये आ जाएगा माइनस 14 i हैट, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स विच वॉज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन आंसर में उन्होंने मैग्नीट्यूड फाइंड करने का कहा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा पीछे वाला। सो दिस इम्प्लाइज हमारा मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, दिस का स्क्वायर 19 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। अब आप ये सोचोगे हो सकता है मैं मोमेंट ऑफ फोर्स को मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मोमेंट कहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये चीज एग्जाम्पल जो है ना आपकी पेज नंबर 110 है मेरे पास जो बुक है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 3.3 से ही टॉप पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। उस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तब भी मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी में ही दिया हुआ है। और ये चीज आपको मैं ऐसे ही नहीं बार बार बता रही कि ये वेक्टर ही होता है, जानबूझ के बता रही हूँ ताकि इसको आप मैग्नीट्यूड के साथ कंफ्यूज मत करें, ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बुक ने मैग्नीट्यूड निकालने का कहा नहीं है, लेकिन आंसर मैग्नीट्यूड का दिया हुआ है, इसलिए जस्ट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उनको जिक्र करना चाहिए था कि लेंथ ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करें या मैग्नीट्यूड फाइंड करें। खैर आपका ये क्या आ जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ये आ जाएगा 726 और इसका रूट। तो उस रूट ऑफ आंसर अगर हम निकालें तो ये आ जाता है 11 रूट ऑफ 6, ठीक है। सो दिस इज द आंसर विच इज गिवन इन द बुक। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन तो बच्चे जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।